Good morning. Today is 12th of July 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है, कश्मीर के अंदर में फिलहाल क्या स्टेटस है, आतंकवाद की समस्या कितनी ज़्यादा ग्रेव होती जा रही है, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से। कंटेक्स्ट है, कश्मीर के अंदर में अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के ऊपर में आतंकवादी हमला हुआ है। नीचे का जो आर्टिकल है, डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, यूके, यूएस की बॉन्ड मार्केट को डिस्कस कर रहा है ये आर्टिकल। तो काइंड ऑफ उनकी बॉन्ड मार्केट तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस आर्टिकल से अलग हम हमारी बॉन्ड मार्केट के बारे में थोड़े से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बीच का जो आर्टिकल है पॉलिटिकल और रिलीजियस आर्टिकल है। इंडिया की जो अप्रोच, इंडिया नहीं गवर्नमेंट की जो अप्रोच रहती है आमतौर पर फॉरेन पॉलिसी में, वो सेकुलर नहीं रहती और गवर्नमेंट यानी बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। पूरा का पूरा आर्टिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे का आर्टिकल है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जीएसटी का महिलाओं के जो सैनिटरी नीड्स हैं उन पे क्या फर्क पड़ेगा, जागरूकता फैलाने वाला ये आर्टिकल है। तो आपको टाइम मिले तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है। यहां पे साइड में जो आर्टिकल है, शिव शंकर मेनन, ये फॉरेन सेक्रेटरी थे, बाद में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे और चाइना के अंदर में भारत के एम्बेसडर भी थे। तो इनके साथ में आज इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है। पूरी तरह से जो स्टैंड ऑफ है अभी चाइना के साथ में, जो टेंशंस क्रिएट हुई हैं जो ट्राई जंक्शन सेक्टर के अंदर में, उसको डिस्कस किया गया है। तो ऑलरेडी 3-4 आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए हैं, फिर भी इनके जो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ अलग पॉइंट्स हैं, उन अलग पॉइंट्स को अलग से निकाल के हम डिस्कस करेंगे। आज ये आर्टिकल भी नीचे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हंगर से रिलेटेड है, 2-3 पॉइंट सिर्फ इसके देख लेंगे। लेकिन 2-3 आज एक्स्ट्रा आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम। एक हेट क्राइम से रिलेटेड जो है टेलीग्राफ में कल प्रकाशित हुआ था, और एक जो आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इराक में से जो आईएसआईएस का खात्मा हो गया है, इवन सीरिया से भी आईएसआईएस का खात्मा होने वाला है। तो आर्टिकल सचेत कर रहा है कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट्स हैं, जो ग्लोबल कंट्रीज में कोऑर्डिनेशन चल रहा है आतंकवाद के खिलाफ में, फिर से उनको एक नई अप्रोच अपनानी चाहिए, अदरवाइज आईएसआईएस फिर से इमर्ज हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कश्मीर से रिलेटेड जो आर्टिकल है उससे। कश्मीर की बात करें तो देखिए 2017 का जो साल है, काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ इस साल में हुई हैं। पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं 2017 के साल में। और सोमवार को जो टेररिस्ट अटैक हुआ, अमरनाथ पिलग्रिम्स यानी अमरनाथ की यात्रा पर जो लोग गए थे, वो हमें फिर से याद दिलाता है कि जो एक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी रिस्पॉन्स की आवश्यकता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे कश्मीर के अंदर में, और सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो अभी देखिए इतनी ज़्यादा हमने सिक्योरिटी वहाँ पे प्रोवाइड करके रखी है, फिर भी इस तरह का हमला होना तो कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है। फिर से गवर्नमेंट को अपनी स्ट्रेटजी के बारे में सोचना चाहिए। और ये तो देखिए अच्छी बात ये हुई कि जो ड्राइवर थे उस बस के जहाँ पे ये अटैक हुआ कश्मीर के अंदर में, उनकी अलर्टनेस की वजह से काफ़ी लोगों की जान बचाई जा सकी, अदरवाइज और भी लोगों की जानें जा सकती थी वहाँ पे। तो इंटेलिजेंस वार्निंग्स पहले भी थी कि इस तरह का अटैक हो सकता है अमरनाथ पिलग्रिम्स के ऊपर में, फिर भी ये अटैक हुआ। तो कहीं ना कहीं एक हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि कहाँ सिक्योरिटी लैप्स हुआ। नया फेज जो है कश्मीर मिलिटेंसी का वो जारी है। इसके साथ साथ जो सर्कमस्टांसिस हैं जैसे कि इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर पे, वो भी वहाँ पे भी अभी टेंशंस हैं और सीज फायर का उल्लंघन टाइम टू टाइम होता रहता है, और पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फिल्ट्रेशन है वो भी होती रहती है। तो सेम बात है कि कहाँ सिक्योरिटी लैप्स हुई वो तो हमें अभी देखना होगा। लेकिन पहली एनिवर्सरी थी बुरहान वानी जो आतंकवादी थे, इनका एनकाउंटर हुआ था ठीक 1 साल पहले, तो उसके बाद में पहली एनिवर्सरी थी। तो इस तरह का अटैक होना कहीं ना कहीं ये बताता है कि आतंकवादी अभी भी अपने मंसूबों में कामयाब हो पा रहे हैं। और बुरहान वानी के बाद अभी तक 200 लोकल यूथ ने मिलिटेंसी यानी उग्रवाद को ज्वाइन कर लिया है, और जबकि 2013 के अंदर में ये नंबर सिर्फ 31 था। 2013 में सिर्फ 31 लोकल यूथ्स ने मिलिटेंसी को ज्वाइन किया था, लेकिन अब बुरहान वानी की डेथ के बाद में ये नंबर 250 तक पहुंच गया है। आगे क्या है, और कैजुअलिटीज भी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। 2009 की बात करें तो देखिए 375 कैजुअलिटीज हुई थी, इसमें सिविलियंस और जो सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों शामिल हैं, और जबकि 2012 में सिर्फ 117 कैजुअलिटीज हुई थी। लेकिन अब इस साल ये नंबर 400 तक पहुंच गया है। तो काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। और चिंता की बात यह कि जो लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे मोहम्मद, ये सारे जो आतंकवादी संगठन है ये कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। पहले इनके बीच में डिफरेंसेस देखने को मिलते थे, लेकिन अब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को एक अलग तरह से नई स्ट्रेटजी की आवश्यकता है। और इसके अलावा कई बार जो साउथ कश्मीर है या फिर नॉर्थ कश्मीर के कुछ हिस्सों में ऐसा भी देखने को मिलता है, जब आतंकवादियों के खिलाफ में कार्रवाई होती है, जब सिक्योरिटी फोर्सेज एनकाउंटर के लिए वहां पे पहुंचती हैं, तो पब्लिक मोबिलाइजेशन देखने को मिलता है। वहां पे पब्लिक सड़कों पे आ जाती है, पत्थरबाजी स्टार्ट हो जाती है, ताकि जो मिलिटेंट्स हैं, उग्रवादी जो हैं, वो आसानी से भाग सकें उस सिचुएशन से।
और अब आतंकवादियों के द्वारा दूसरी पॉलिसीज भी अपनाई जा रही हैं। वो नहीं चाहते कि कश्मीर के बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, इसलिए वो इंटीमीडिएटरी टैक्टिक्स भी अपनाते हैं। कई बार स्कूलों को जला दिया जाता है, कई बार जो लोकल यूथ हैं उनको डराया धमकाया जाता है कि अगर आप प्रोटेस्ट में नहीं शामिल होंगे तो आपका नुकसान होगा। इस प्रकार की जो टैक्टिक्स अपनाई जा रही है, वहाँ पे प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। पहले भी हमने इस बारे में काफ़ी पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जैसे हमने इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि ये पूरा साइकोलॉजिकल वार है, वर्चुअल वार है, सिर्फ फिजिकल वार नहीं है। और मिलिट्री जो है, आर्मी जो है, अपने स्तर पर सुरक्षा प्रदान कर सकती है कश्मीर को, लेकिन गवर्नमेंट को प्रोपेगेंडा को काउंटर करना पड़ेगा और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पे जनता आउटरीच करना होगा, पहुँचना होगा जनता तक, ताकि वो झांसे में ना आए आतंकवादियों के। तो ये सेम बात है आगे जाके कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसको कई स्तर पे काम करना होगा। सबसे पहले तो उनको इस नई रियलिटी से वाकिफ होना होगा और जो क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस गैदरिंग है उसको और भी ज़्यादा दुरुस्त बनाना होगा। कई बार देखिए जो इंटेलिजेंस मिलती है वो स्पेसिफिक नहीं मिलती। अब मान लीजिए ये पता लग गया कि अमरनाथ के तीर्थयात्रियों पर अटैक होगा, इतना मिल गया, लेकिन अगर ये नहीं पता कि कहाँ होगा, कौन शामिल है, तो फिर उस अटैक को काउंटर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन और ज़्यादा हमारे पास में इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी हो तो हम और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं। बेटर ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ना सिर्फ ह्यूमन स्किल्स को एनहेंस करने की आवश्यकता है बल्कि टेक्निकल कैपेबिलिटीज भी वहाँ पे बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि टेक्निकल नीड्स की सहायता से हम जो ये आतंकवादी हमले होते हैं उनको रोक सकें। तो सेम बात है, और ज़्यादा अलर्ट होने की आवश्यकता है। लेकिन देखिए इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि और ज़्यादा तो हम अलर्ट हों लेकिन ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो किसी भी तरह का। क्योंकि होता ये है कि जब भी हम ज़्यादा इस तरह के आतंकवादी हमले रोकने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच अपनाते हैं, तो उस सीरीज में कई बार ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाते हैं। तो फिर से जो यूथ हैं वो और ज़्यादा एलियनेट हो जाते हैं, और ज़्यादा यूथ हथियार उठा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अप्रोच सही नहीं है। बैलेंस होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी देने की आवश्यकता है। और जो लोकल लोग हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की पहुँच हो, और जो एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट लाना चाहता है वो लोकल लोगों तक पहुँचे, ऐसी अप्रोच की हमें आवश्यकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी में? क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, जो कि साइकिल ऑफ वायलेंस चल रहा है कश्मीर के अंदर में, अगर उसको तोड़ना है, अगर उसको रोकना है तो कोहेरेंट सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कॉन्फिडेंस रेज करे अपना जनता के अंदर में, इसी से टेंशंस रोकी जा सकती हैं स्ट्रीट्स के ऊपर में। तो आपको इस बात पे कमेंट करना है। तो दोनों अप्रोच अपनानी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी और मिलिट्री की भी। तो वो सारे पॉइंट्स आप लिखिएगा, डायमेंशंस ज़्यादा और थ्योरी कम, समझ गए? एक एक पॉइंट में एक एक डायमेंशन। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। आप देखिए, आपने कई बार ऐसा टॉपिक सुना होगा, कई बार आ नहीं रहा, कई दिन से मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक को डिस्कस करें हम, कि हमारे देश के अंदर में जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, चाहे वो दूसरी ना सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट बल्कि दूसरी बॉन्ड मार्केट भी, जैसे म्युनिसिपल बॉन्ड्स या फिर ग्रीन बॉन्ड्स, ये इतनी अच्छी डेवलप क्यों नहीं हुई है जबकि बाकी देशों में ये बहुत ज़्यादा डेवलप है? तो उसके कुछ रीजंस हैं। एक रीज़न तो ये है, देखिए जो लिबरलाइजेशन हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे हमारे देश के बाद में, उसके बाद में 1991 के बाद में एकदम से जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, वो तेज़ी से ग्रो किया। लेकिन जो बॉन्ड मार्केट है इसी श्रेणी में पीछे छूट गई। और बॉन्ड होता क्या है, वैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। मान लीजिए, देखिए मैं कोई कंपनी स्टैब्लिश करना चाहता हूँ, मुझे पैसों की आवश्यकता है, 1 लाख रुपए की मुझे आवश्यकता है, तो मैं बॉन्ड बना सकता हूँ, डिवाइड भी कर सकता हूँ 1 लाख को कई सारे भाग में, 100 के बॉन्ड बना सकता हूँ, 1000 के बॉन्ड बना सकता हूँ। तो फिर ये होगा कि कुछ लोग वो जिनको ये लगता है कि मेरी कंपनी आगे जाके अच्छा ग्रो करेगी, तो वो मेरे बॉन्ड खरीद लेंगे और मैं उनको इंटरेस्ट रेट दूंगा टाइम टू टाइम। मान लीजिए 3 साल के लिए उन्होंने मेरे बॉन्ड खरीद लिए, तो मैं प्रॉपर ढंग से टाइम टू टाइम हर महीने उनको इंटरेस्ट रेट दूंगा जितने के बॉन्ड उन्होंने खरीदे हैं, और 3 साल के अंतराल के बाद में मैं उनका पैसा उनको वापस लौटा दूंगा। तो ये बॉन्ड का एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही कंपनीज को जब पैसे की जरूरत होती है तो वो क्या करते हैं, अपने बॉन्ड बना सकते हैं कि जो लोग हैं वो कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट करें और कंपनी को पैसा मिल जाएगा, कंपनी अपना बिजनेस आगे बढ़ाएगी, लोगों को अपना इंटरेस्ट, जिन्होंने भी बॉन्ड खरीदा है कंपनी का, वो अपना उनको इंटरेस्ट रेट मिलता जाएगा, और एक जितने समय के लिए वो बॉन्ड खरीदा है बाद में उनको पैसा, प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिल जाएगा। लेकिन कंपनीज जो हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड हमारे देश में इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है। उसका एक रीज़न तो हमने डिस्कस किया कि स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज अपने शेयर यहाँ पे लिस्ट करवा लेती हैं, यहाँ से इनको पैसा मिल जाता है। दूसरा ये है कि कंपनीज को बैंक से भी आसानी से लोन मिल जाता है, लेकिन उसका एक दुष्प्रभाव देखने को मिला कि एनपीएस की समस्या है। एनपीएस की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया और काफ़ी ग्रेव हो गई है एनपीएस की समस्या।
इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनीज पे, कॉर्पोरेट ग्रुप्स पे आज भी जो लोग हैं वो भरोसा नहीं करते। उनको लगता है कि कंपनी कहीं ना कहीं डूब जाएगी। अब जैसे माल्या जैसे लोग अब फेल हो गए, चले गए, अब इंग्लैंड जाके बैठ गए, अपनी गिरफ्तारी को अवॉइड कर रहे हैं, तो इससे तो और भी ज़्यादा जनता का जो विश्वास है वो उठ जाता है। लोग सोचते हैं कि कल को कोई किसी कंपनी का बॉन्ड खरीद के बैठ गए, बाद में कंपनी फेल हो गई तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए भी जो बॉन्ड मार्केट है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। फिर चौथा रीज़न तो यही है कि जो लोन है वो आसानी से मिल जाता है, और लोन और बॉन्ड में काफ़ी डिफरेंस भी देखने को मिलता है। बॉन्ड पे ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, इसलिए कंपनीज लोन आसानी से ले लेते हैं और बॉन्ड्स को अवॉइड करते हैं। तो 4-5 रीजंस हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि लोन और बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, जो हमने अभी डिस्कस किया एग्जाम्पल के साथ में, और वो बताइए कि क्या डिफरेंस है लोन और बॉन्ड के बीच में। थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। देखिए, लोन तो लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे से लेते हैं। मान लीजिए लोन जो कंपनीज है वो बैंक से लेती हैं, या ज़्यादातर 2-3 बंदों से और भी ले लेंगे ज़्यादातर, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 बंदों से ले लेंगे। लेकिन जो बॉन्ड होता है वो तो स्टॉक मार्केट की तरह जारी किया जाता है। यानी 1 लाख रुपए मान लीजिए लेने हैं किसी कंपनी को, तो 100 के बॉन्ड बना के मार्केट में रिलीज कर सकती है, 1000 के रिलीज कर सकती है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। अब ऐसा तो नहीं है ना, अब हर एक पर्सन से 1000 का लोन थोड़ी लेगा ना कंपनी। लोन नहीं ले सकते, बॉन्ड जारी कर सकते हैं। तो अब ये दोनों जो म्युनिसिपल बॉन्ड्स और ग्रीन बॉन्ड्स हैं, इस पे भी काफ़ी आर्टिकल्स आए थे, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस के अंदर में। म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं उनको प्रॉपर पैसा नहीं मिल पाता इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए और सिटीज़ को अच्छे से गवर्न करने के लिए, तो बार बार ये एग्जांपल दिया जाता है कि जो म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं उनको अपना म्यूनसिपल बॉन्ड्स जारी करने चाहिए। या फिर उसके अलावा जो ग्रीन बॉन्ड्स यानी जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए भी कंपनीज जो हैं वो अपने बॉन्ड्स को इशू कर सकते हैं, और जो पर्सन्स हैं जो भी इंटरेस्टेड हैं वो ग्रीन बॉन्ड्स को परचेज कर सकते हैं। तो ये जो पैसा आएगा ग्रीन बॉन्ड से वो सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए में इन्वेस्ट होगा, और इन्वायरमेंट के फायदे के लिए उस पैसा का यूज होगा, उन प्रोजेक्ट्स का यूज होगा। तो अब किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है बॉन्ड से रिलेटेड? क्वेश्चन आएगा देखिए इस प्रकार से, कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज, अगर दूसरे कंट्रीज के साथ हम कंपेयर करें तो हमारे इंडिया की जो बॉन्ड मार्केट है वो इतनी ज़्यादा डेवलप क्यों नहीं है, और क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं अगर हम अपनी बॉन्ड मार्केट को डेवलप करें तो ये आंसर आपको करना है। पेपर 3 इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब आगे इंटरव्यू है शिवशंकर मेनन के साथ में। जैसा मैंने आपको पहले बताया, काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको, एम्बेसडर थे ये चाइना के अंदर में, फॉरेन सेक्रेटरी भी थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे। तो ये कहते हैं कि देखिए जो स्टैंड ऑफ है, जो गतिरोध पैदा हुआ है, टेंशंस हैं, वो आज की नहीं है, पहले भी होती रही हैं। 1986 में भी हुई, 2013 में भी हुई और 2014 में भी हुई। 2013 में दपसांग वैली के अंदर में हुई, 2014 में चुमार सेक्टर के अंदर में हुई, और बार बार इस तरह की टेंशंस को सुलझा लिया जाता था 1993 और 1996 के जो एग्रीमेंट्स हैं उनके हिसाब से। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। एक पहला पॉइंट ये है, अब तो भूटान भी इसमें शामिल है। जो एरिया ये ट्राई जंक्शनल एरिया है, तो इंडिया, चाइना और भूटान के बीच का ये थोड़ा सा एरिया, यहाँ पे तीनों बॉर्डर्स आसपास लगते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, जो रेटरिक है बहुत ज़्यादा है। चाइनीज़ जो न्यूज़पेपर्स हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और जबकि पहले ऐसा देखने को नहीं मिलता था। तीसरा पॉइंट ये है कि चाइनीज़ आर्मी के द्वारा रोड बनाया जा रहा था। एक बार कोई कंट्री वहाँ पे रोड बना लेगी डिस्प्यूटेड एरिया में, तो बाद में उन्हीं का एक प्रकार से ज़्यादा हक हो जाएगा वहाँ पे, और बाद में स्टेटस को हो जाएगा। तो काइंड ऑफ रोड तो परमानेंट स्ट्रक्चर है। अगर अभी इंडियन गवर्नमेंट वहां पे रोड बनाने दे रही है तो इसका मतलब है कि इंडिया मान रही है कि वो चाइना का एरिया है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं कि जो अभी का जो डिस्प्यूट है काफी अलग है। इसके अलावा कंटेक्स्ट भी है इस डिस्प्यूट का। हाल फिलहाल में काफी सारी चीजें देखने को मिली, एनएसजी, सीपैक, वन रोड वन बेल्ट, मसूद अजहर, इन सब चीजों को लेकर काफी टेंशंस क्रिएट हुई इंडिया और चाइना के बीच में, और चाइना भी काफी कंसर्न है। इंडिया और यूएस के बीच की जो रिलेशनशिप है वो लगातार बढ़ रही है। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने भी इस तरह की स्टेटमेंट दी कि इंडिया तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करता है, चाइना के साथ नहीं करता है। तो इस बात पे जो शिवशंकर मेनन कहते हैं, ये कहते हैं कि ये सब सिम्टम्स हैं रिलेशनशिप के, ये सब मूल कारण नहीं है जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हो रही है। ये सब सिम्टम्स हैं। मूल कारण तो यही है कि जो इकोनॉमी को लेकर कंपटीशन है, या फिर बॉर्डर को लेकर जो कंपटीशन है, बॉर्डर को लेकर जो डिस्प्यूट है, और या फिर आप कह सकते हैं सीपैक, जो 3-4 रीजन्स हैं ये फंडामेंटल रीजन्स हैं। अदरवाइज जो ये सारे रीजन है, एनएसजी, सीपैक, ये सब तो, सीपैक तो आप कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल कह सकते हैं, लेकिन बाकी जो हैं ये सिर्फ सिम्टम्स हैं। और कैसे डील करें इन सब चीज़ों से, जैसे ये कहते हैं कि देखिए डायरेक्ट टेबल पे आके बैठेंगे
तभी नेगोशिएशन से इस डिस्प्यूट का जो विवाद है वो सुलझाया जा सकता है। वैसे तो कई सारे इंडिया में भी और चाइना में भी कई सारे लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी है, जैसे हमने भी डिस्कस किया था कि चाइना इंडिया की कैपेबिलिटी टेस्ट कर रहा है, चाइना ये कर रहा है, चाइना वो कर रहा है। ये कहते हैं कि देखिए ये सब सिर्फ बातें हैं, थ्योरीज हैं, मतलब कितनी ही थ्योरीज आप कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, लेकिन सॉल्यूशन तो तभी निकलेगा कि जब आप टेबल पे बैठोगे और पूछोगे कि आखिरकार आप चाहते क्या हो। और उसके बाद में एग्रेसिव टोन की बात करें तो कहते हैं कि एग्रेसिव टोन तो देखिए अच्छा नहीं है। 1962 के बाद में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टोन अभी देखने को मिल रही है। चाइना की तरफ से बातें निकल के आ रही है कि सिक्किम में जो है सेपरेशन की जो वो है, आप भावनाओं को बल दीजिए और वहाँ पे प्रोटेस्ट जनरेट कीजिए। और भी चाइना के द्वारा काफ़ी सारी बातें की गई और कहा कि इंडिया को सबक सिखाने की जरूरत है। इंडिया की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आई कि इंडिया ने कहा कि हम 1962 का इंडिया नहीं है और आपको भी करारा जवाब मिलेगा अगर आप किसी तरह का स्टेप उठाते हो तो। आगे इनकी एक बुक है शिवशंकर मेनन की, चॉइसेस बुक में इन्होंने लिखा है कि जो इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन्स क्रिएट होंगी ये इनएविटेबल हैं, यानी होंगी ही होंगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो इनसे पूछा गया कि आपने अपनी बुक में ऐसा क्यों लिखा, तो इनडायरेक्टली ये आंसर दे रहे हैं। ये कहते हैं कि देखिए हमारी इकोनॉमी और चाइना की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड पे डिपेंडेंट है। उदाहरण के तौर पे समझाते हैं कि 2014 के अंदर में जो हमारी जीडीपी डिपेंड करती थी, 18% जीडीपी थी वो बाहरी रूप से, यानी बाहर की कंट्रीज के साथ में जो ट्रेड होता था उस चीज़ पे डिपेंड करती थी। लेकिन आज 49% है हमारी जो इकोनॉमी के फॉरेन ट्रेड का जो कंट्रीब्यूशन है वो 49% है। चाइना की भी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा बाहरी ट्रेड पे यानी फॉरेन ट्रेड पे डिपेंड करती है। तो अब क्या है, अब दिक्कत यह है कि देखिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इंडिया में भी अब मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं तो हम भी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। उस मैन्युफैक्चरिंग को हम हमारे देश में तो यूज करेंगे ही, एब्जॉर्ब करेंगे ही, लेकिन हमारा मेन मकसद ये है कि मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है उससे प्रोडक्शन जो बढ़ेगी उसको फॉरेन ट्रेड में भी आगे यूज किया जाए, फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने में यूज किया जाए। तो काइंड ऑफ कंपटीशन है। अफ्रीका में इंडिया और चाइना के बीच में कंपटीशन देखने को मिल रहा है, सब कॉन्टिनेंट में भी कंपटीशन है। तो जो देश हैं दोनों के दोनों वो अपने अपनी डोमिनेंस हासिल करने के लिए, चाहे वो इकोनॉमी हो या फिर दूसरे रीजन्स हो, दूसरे जो सेक्टर्स हैं उसमें, उस चीज़ के लिए ये कंपटीशन कर रहे हैं। तो इसीलिए आगे जाके टेंशन्स क्रिएट होंगी ही होंगी, ऐसा कहा गया है शिवशंकर मेनन के द्वारा। आगे फिर ये कहते हैं कि भूटान की बात करते हैं। चाइना की तरफ से इस प्रकार की स्टेटमेंट्स देखने को आई कि इंडिया, ये जो टेरिटरी पे डिस्प्यूट है ये भूटान की टेरिटरी है और इंडिया क्यों इंटरफेरेंस कर रहा है इस टेरिटरी पे। इंडिया और भूटान के बीच में आपको पता ही हो, हमने डिस्कस किया था कि एक फ्रेंडशिप टेरिटरी है, फ्रेंडशिप ट्रीटी है सॉरी, कि अगर भूटान पे अगर कोई हमला होता है, भूटान की सिक्योरिटी खतरे में पड़ती है तो इंडिया उसको रिप्लाई करेगा, इंडिया उसका जवाब देगा। अब चाइना की तरफ से इस प्रकार की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि अगर इंडिया भूटान के अंदर इंटरफेयर कर सकता है तो चाइना पे क्यों रोक, चाइना भी कश्मीर के अंदर में इंटरफेयर कर सकता है पाकिस्तान के लिए। तो फिर इस बात पे शिवशंकर मेनन कहते हैं कि देखिए ये तो नेशनलिस्ट अप्रोच है, वो चाइना में भी है, इंडिया में भी है। सेम बात है कि मेन तो तभी पता लगेगा कि चाइना चाहता क्या है, चाइना ऑफिशियली क्या चाहता है, चाइना ऑफिशियली क्या कम्युनिकेट करता है इंडियन अथॉरिटीज़ को, तभी चाइना का रुख सामने आ पाएगा। तो उसके लिए पहले टेबल पे हमें बैठना पड़ेगा, तभी जाके इस विवाद को सुलझाया जा सकता है। लास्ट में क्वेश्चन आता है कि जो रेटरिक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है चाइना की तरफ से और इंडिया ने कोई खास तवज्जो नहीं दी है। इंडिया की तरफ से मुश्किल से एक आधी स्टेटमेंट देखने को मिली है जो चाइना का रेटरिक है। चाइना की जो ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर है वहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड न्यूज़पेपर्स है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच उन्होंने अपनाई। तो इनसे पूछा जाता है कि क्या ये इंडिया की अप्रोच सही अप्रोच है, तो उस बात का ये जवाब देते हैं कि देखिए ये तो गवर्नमेंट को, अभी हो सकता है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे फैक्ट्स का पता हो जो मुझे ना पता हो। काइंड ऑफ ऐसे जो ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो इसी तरह के आंसर्स देते हैं। हमें भी इस तरह के आंसर्स देने चाहिए यूपीएससी के इंटरव्यू में, काफ़ी कुछ कह देना ना कह के भी। तो काइंड ऑफ ये कहते हैं कि देखिए सिचुएशन ग्रेव है हालांकि, लेकिन इतनी ग्रेव भी नहीं है। और जो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स हैं वो दोनों देशों के लिए सही नहीं है और जो दोनों के दोनों देश हैं वो मिलिट्री एम्बेरसमेंट से एक प्रकार से अवॉइड करना चाहेंगे। अब मान लीजिए कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट होता है तो दोनों में से किसी ना किसी कंट्री का तो एम्बेरसमेंट होगा ही। तो दोनों कंट्रीज नहीं चाहते कि इस तरह का एम्बेरसमेंट हमें झेलना पड़े, इसीलिए दोनों कंट्रीज चाहते तो हैं अंदर से कि जो विवाद है वो जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए। लेकिन ये जो टाइम है, ये जो सिचुएशन है वो वैसी सिचुएशन है, चिकन नेक क्राइसिस जैसी सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन है मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। देखिए 1962 में क्या हुआ था, 1962 में जो कोल्ड वार था वो वार में बदलने ही वाला था। एक्चुअली में क्या हुआ था, यूएस ने अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो डिप्लॉय करके रखी थी, कहाँ पे, टर्की के अंदर में, इटली के अंदर में, यहाँ पे आसपास, ताकि वो जरूरत पड़ने पे यूएसएसआर पे अटैक कर सके। इसके बदले में यूएसएसआर ने क्या किया, क्यूबा जो कंट्री है, नज़दीकी कंट्री है और इसकी यूएस के साथ नहीं बनती थी, क्यूबा के अंदर में अपनी मिसाइल्स डिप्लॉय कर दी। तो बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई थी उसमें, ऐसा लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वार होने ही वाला है।
लेकिन दोनों देश चाहते थे कि यूएसएसआर और यूएसए की लड़ाई ना हो, लेकिन दिक्कत यह थी कि कौन पहले झुकेगा, क्योंकि देखिए यूएसएसआर और यूएसए जो थे वो डोमिनेंस के लिए लड़ रहे थे। जो भी कंट्री पहले झुक जाता, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसकी जो रेपुटेशन है वो कम हो गई। ठीक उसी प्रकार की सिचुएशन अभी इंडिया के अंदर में, इंडिया और चाइना के बीच में, लेकिन सिचुएशन उतनी ग्रेव नहीं है। हम कंपेयर नहीं कर सकते क्यूबन क्राइसिस से। क्यूबन क्राइसिस का तो सिर्फ एग्जांपल है काइंड ऑफ। अभी देखिए जो उस ट्राई जंक्शन सेंटर में दोनों जो देशों की जो आर्मीज है वहां पे उन्होंने तंबू गाड़ के रखे हैं, कौन सी आर्मी पहले पीछे हटेगी तो काइंड ऑफ उसकी रेपुटेशन कम हो जाएगी, तो दब जाएगी। आगे जाके ऐसा जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पे ऐसा संकेत जाएगा कि प्रेशर में आके इंडिया ने अपनी आर्मी वहां से हटा ली, और जबकि चाइना भी पहले अपनी आर्मी ऐसे नहीं हटाएगा। तो काइंड ऑफ इस चीज का कुछ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ही निकल सकता है कि दोनों जो है अपने अपने देशों की आर्मीज एक साथ हटाएं। चलिए आगे जो आर्टिकल है वो हेट क्राइम से रिलेटेड है। ऐसा कहा जाता है कि डाइवर्सिटी में यूनिटी होती है, लेकिन कई बार जो डाइवर्सिटी है वो यूनिटी को चैलेंज भी करती है, और ऐसा ही कुछ अभी देखने को मिल रहा है हमारी मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ जो है इंडिया और ब्रिटेन की। काफ़ी सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो रिलीजियस बेस पे हों या फिर एथनिसिटी बेस पे हों, कास्ट बेस पे हों, इन सब ग्रुप्स के बीच में जो गैप है, जो डिफरेंसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और हेटरेड और नफरत है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। यूके का हम एग्जाम्पल लेते हैं। यूके में क्या हुआ है, इसी नफरत को कम करने के लिए और माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने 1 मिलियन पाउंड्स का जो फंड है वो बनाया है, ताकि माइनॉरिटीज़ के वहाँ पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सुरक्षा की जा सके, और उनके जो फेथ वो अपने फेथ को अच्छे से प्रीच कर सकें, इस चीज़ को बचाया जा सके। क्योंकि हाल फिलहाल में यूके के अंदर में टेररिस्ट अटैक के बाद में हेट क्राइम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। और ये इससे पहले भी यूके गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक स्कीम चलाई थी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बचाया जा सके। तो आगे देखते हैं। आगे आर्टिकल कहता है कि इस प्रकार के फंड का निर्माण करना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को और भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी चाहिए। क्या? जैसे कि इंटर कम्युनिटी डायलॉग, यानी विभिन्न कम्युनिटीज़ के बीच में डायलॉग इस्टेब्लिश होना चाहिए, ताकि टाइम टू टाइम अगर किसी तरह का अगर कुछ डाउट है, कुछ एक प्रकार से डिफरेंसेस है, तो उसको सुलझाया जा सके। अब उसके बाद में क्या है, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए जाने की आवश्यकता है। जब भी कोई हेट अटैक होता है तो जल्द से जल्द जो परपिट्रेटर्स होते हैं, जो इस प्रकार के अटैक को करते हैं, उनको पकड़ा जाए और जस्टिस दिलवाया जाए। इसके अलावा इंक्लूसिव सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जाए देश के अंदर में। तो ये सब अगर चीज़ें की जाएंगी तो डिफरेंसेस जो हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में उनको पाटा जा सकता है। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल है, आतंकवादी क्या चाहते हैं, अब सोच के देखिए। सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आतंकवादी जब हमला करते हैं, अटैक करते हैं, तो उनका मेन मकसद ये नहीं होता कि लोगों को मारना। लोगों के मरने से देखिए उतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इफेक्ट ज़्यादा तब होता है जब दो कम्युनिटीज़ के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, नफरत पैदा हो जाती हैं, तब आतंकवादी अपने मंसूबों में सफल हो जाते हैं। अब देखिए कुछ कहीं भी देख लीजिए, टेररिस्ट अटैक जब होता है, ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए हर एक जान वैसे तो कीमती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सोसाइटी पे फर्क तब पड़ता है जब नफरत पैदा हो जाती है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में। उस नफरत को कम करने में बहुत बहुत साल लग जाते हैं, और उस नफरत के कारण ही आगे जाके राइट्स भी हो सकते हैं और देश टूट भी सकता है, चाहे कोई भी देश हो, चाहे यूके हो या इंडिया हो या फिर दूसरे इवन डेवलप्ड कंट्रीज हों। तो हमेशा याद रखिएगा ये चीज़, सारे के सारे लोग आतंकवादी नहीं होते, और जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में नफरत पैदा हो जाती है तो इसका मतलब है आतंकवादी अपने मंसूबों में सफल हो गए, उनका अटैक सफल हो गया। आगे क्या है, आगे कहते हैं कि पॉलिटिकल रिस्पॉन्स तो ठीक है, लेकिन जो ये सारे एफर्ट्स हमने डिस्कस किए उसको भी इंप्लीमेंट किए जाने की आवश्यकता है। कुछ और भी चीज़ें हैं इस आर्टिकल में कि जैसे कि हेट क्राइम्स हैं यूके में 20% तक बढ़ गए हैं, और वजह यह है कि इस्लामिक टेरर अटैक्स बढ़े हैं वहाँ पे कश्मीर के अंदर में। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो और ज़्यादा एग्रेसिव रूप धारण किए हुए हैं, क्योंकि इलेक्शंस अभी हुए थे यूके में हाल फिलहाल में। काइंड ऑफ कंटेक्स्ट यूके का है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स हम पे भी लागू होते हैं, इंडिया पे भी लागू होते हैं। तो बस यही है आर्टिकल में। क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है, पेपर 1 में सोसाइटी में इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, हेट क्राइम्स क्या हैं और रीजंस क्या हैं, क्यों एकदम से हेट क्राइम्स बहुत ज़्यादा होने स्टार्ट हो गए हैं, और आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे जो हेट क्राइम्स हैं उनको कर्ब किया जा सके। तो आंसर देना है आपको। आंसर कहाँ देना है आपको, आंसर देना है onlyIAS.com पे, और वहाँ पे आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो और आंसर्स भी लिख सकते हो डेली, और काफ़ी अच्छे आंसर्स देखने को मिल रहे हैं। बस एक बात मुझे जो लगी बताने लायक ये है कि आपके आंसर्स काफ़ी अच्छे हैं, और कई लोगों की हैंड राइटिंग भी अच्छी है, और जिन लोगों की नहीं है वो अभी से काम करेंगे तो हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। देखिए एक इतनी भी ज़्यादा हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कम से कम साफ तौर पे समझ आना चाहिए, और प्रेजेंटेशन हैंड राइटिंग चाहे थोड़ा बहुत ऐसे हो कि अच्छी ना हो, लेकिन लगना ऐसे चाहिए, प्रेजेंटेशन ऐसे होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा हैंड राइटिंग है और बहुत साफ सुथरा आंसर लिखा है। बस डायमेंशंस पे आप फोकस कीजिएगा, और ऐसा नहीं है कि आप देखिए एक बात का ये भी ध्यान रखना है
इंट्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा कई बार हम फोकस कर देते हैं। अब आउट ऑफ द बॉक्स इंट्रोडक्शन देंगे, इससे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। इंट्रोडक्शन बस ऐसा होना चाहिए कि 2-3 लाइनें उसमें लिखी हो कि हमें क्वेश्चन समझ आ गया है, कंटेक्स्ट हम लिखें उसमें। अब मान लीजिए हेट क्राइम्स ये है, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा मॉब लिंचिंग देखने को मिली, इस प्रकार से एग्जाम्पल दे सकते हैं किसी भी तरह का। लेकिन आजकल तो दिक्कत ये है कि एग्जाम्पल्स भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हैं। अब जैसे बल्लभगढ़ में एक यूथ की वहाँ पे वो हुआ था, अटैक हुआ था, तो काफ़ी कैंपेन भी चला था, नोट इन माई नेम। अब पुलिस कह रही है कि वो अटैक का जो रीजन था वो हेट क्राइम नहीं था, वो सीट को लेके विवाद था। तो काइंड ऑफ ये इश्यूज हैं, काफ़ी कंट्रोवर्शियल हैं, तो हमें चीज़ों को काफ़ी संभल के लिखना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि इंट्रोडक्शन काफ़ी सिंपल सा हो, बस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को बता दे कि ये कंटेक्स्ट है क्वेश्चन का। अगला आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं, मोसूल से रिलेटेड ये आर्टिकल है। इराक और इवन सीरिया से भी अब ISIS खत्म होने वाला है। तो क्या कहता है आर्टिकल कहता है कि देखिए, अब मोसूल और राका से जब ISIS खत्म हो जाएगा तो ISIS के पास में कोई टेरिटरी नहीं रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ISIS अब एक पोटेंशियल थ्रेट नहीं रहेगा, थ्रेट फिर भी रहेगा। और जो ग्लोबल कोalition अभी है ISIS के खिलाफ में, उसको अपने एफर्ट्स जो हैं वो नए सिरे से लगाने चाहिए, नए सिरे की रणनीति अपनानी चाहिए। और पहले जो रीजंस थे जिसकी वजह से ये ISIS उभर के आया था, इमर्ज हुआ था, उन रीजंस को भी एड्रेस करने की आवश्यकता है। जैसे पहले क्या हुआ था, इराक के अंदर में जो सुन्नी जो लोग थे वहाँ पे वो काफ़ी एलियनेट फील कर रहे थे। तो अब जो सुन्नी के वहाँ पे इराक में जो लोग हैं, इनकी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस किए जाने की आवश्यकता है। पॉलिटिकल जो सर्कल्स हैं वहाँ पे इनका पार्टिसिपेशन हो, ऐसा भी प्रोविजन होना चाहिए। उसके बाद में अब क्या है कि जो एलाइड टेरर ग्रुप्स हैं वो इराक, सीरिया या फिर अफ्रीका या साउथ ईस्ट अफ्रीका, एशिया, वहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो टेरिटरी जाने के बाद में भी जो लोन वॉल्फ के जो अटैक्स होते हैं, यानी जो लोग आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर अटैक कर देते हैं, उस चीज़ पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो आइडियोलॉजी को भी काउंटर किए जाने की आवश्यकता है। अब जैसे पहले क्या हुआ था, अलकायदा को हमें लग रहा था कि खत्म हो गया, लेकिन फिर से वो रीमर्ज होकर आया। अब अलकायदा जैसे पाकिस्तान और तालिबान कंट्रोल अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, ठीक उसी प्रकार ISIS भी इस प्रकार की टेरिटरी से ऑपरेट हो सकता है। जैसे पाकिस्तान जो है वो टेरर ग्रुप्स को काफ़ी पैट्रोनेज देता है। तो अब देखने की आवश्यकता है कि जो ग्लोबली जो ये कोलिशन है वो इन कंट्रीज पे भी कर्ब लगाने की कोशिश करे कि आप आतंकवाद को जिस प्रकार से संरक्षण प्रदान करते हो, वो पैट्रोनेज आप आतंकवादी ग्रुप्स को मत दें। या फिर येमेन या फिर दूसरे जो कंट्रीज जैसे सोमालिया, सऊदी अरेबिया भी, जहाँ पे वाहबी जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, यहाँ पे भी ISIS अपने आप को फिर से एक प्रकार से कंसोलिडेट करने की कोशिश कर सकता है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो इंटेलिजेंस शेयरिंग करें आपस में, और जो सेल्फ रेडिकलाइज्ड लोन वॉल्फ अटैक होते हैं यहाँ पे भी स्पेशल अटेंशन दिए जाने की आवश्यकता है। वे फॉरवर्ड में क्या है, काफ़ी मेजर चैलेंज है कि उन कंट्रीज जो आतंकवाद की वजह से काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जैसे सीरिया के अंदर में देखिए कितना नुकसान पहुंचा है ISIS की वजह से। वहाँ पे डेली के डेली बम धमाके होते थे, और इवन जो असद की फोर्सेस या फिर दूसरी जो US सपोर्टेड फोर्सेस हैं वो ISIS के कब्जे से छुड़वाने के लिए अपने ऑपरेशंस चलाती थी। तो इससे पूरी की पूरी जो सिटीज़ हैं वो डिवास्टेड हो गई हैं। तो यहाँ उनको रीबिल्ड करने की आवश्यकता है। जो माइग्रेंट्स चले गए हैं दूसरे देशों में, वो फिर से अपनी कंट्री में लौट सकें, फिर से उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिले अपने देश के अंदर में, और रोज़गार के साधन मुहैया करवाना, ये सब चीज़ें भी करनी है। कुर्द, शिया, सुन्नी जो एक प्रकार से जड़ है पूरे विवाद की इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में, इनके बीच में भी शांति स्थापित होनी चाहिए। और काइंड ऑफ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनके बीच में डिफरेंसेस को अपने फ़ायदे के लिए ना इस्तेमाल करें, और ज़्यादा डिफरेंसेस को ना पैदा करें, इस पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तो काइंड ऑफ वे फॉरवर्ड में यही चीज़ है कि जल्द से जल्द रीबिल्ड किया जाए, और ये जो सारे रीजन्स हमने डिस्कस किए, सारे जो उपाय डिस्कस किए, उनको इंप्लीमेंट किए जाने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो IS 2.0 फिर से आ जाएगा कोई, जैसे रोबोट 2.0 आ रही है फिल्म, उसी प्रकार से IS 2.0 भी आ सकता है। अब आगे क्या है, ये तो मालन्यूट्रिशन से रिलेटेड 2-3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट। पहले हमारी जो चाइल्ड एंड सोशल जस्टिस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मिनिस्टर हैं मेनका गांधी, इन्होंने कहा था कि देखिए मिड डे मील्स स्कीम में क्या होना चाहिए, फोर्टिफिकेशन होना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाना चाहिए। तो उसी कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल है। आर्टिकल एक एग्जाम्पल देता है कि मिड डे मील स्कीम में काफ़ी बार खामियां देखने को मिलती हैं। तो ये एग्जाम्पल देते हैं कि 8 साल पहले बिहार के बेतिया डिस्ट्रिक्ट में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट है। यानी मदर्स को शामिल किया गया था मिड डे मील स्कीम के अंदर में। यानी अगर मान लीजिए जो बच्चे वहाँ पे स्कूल में पढ़ते हैं उनकी मदर्स को शामिल किया जाएगा, उनमें से किसी मदर को मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वही खाना बनाएंगी, तो काफ़ी अच्छा ध्यान रखेंगी वो साफ़ सफाई का भी, और खाना काफ़ी अच्छा बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं कि कौन सी माँ ऐसा चाहेगी कि अपने बच्चे को अच्छा खाना ना मिले। तो ये एक्सपेरिमेंट अब आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
तो इसी तरह के एक दो पॉइंट हैं कि माल न्यूट्रिशन की समस्या से हमारा देश अभी भी निजात नहीं पाया, अभी तक हमारे देश में निजात नहीं पाई गई है, और माल न्यूट्रिशन की समस्या अभी भी काफ़ी ज़्यादा है हमारे देश के अंदर में। आगे एथिक्स की एक केस स्टडी है। क्वेश्चंस हमने 2-3 अभी लिखे आंसर राइटिंग के अंदर में। ये केस स्टडी आप इसका आंसर दीजिएगा, और काफ़ी लंबी केस स्टडी है, ये पढ़ के काफ़ी अच्छे से आंसर दीजिएगा। 2015 के पेपर में आई थी ये। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।